नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज बात होगी भारत की जीडीपी की। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। और आसान ज़ुबान में इसका मतलब होता है देश में कुल कितना लेन देन हुआ, कितना काम हुआ, कितना कारोबार हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ। जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ फैक्ट्रियों में होने वाला प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ इस प्रोडक्शन का अर्थ है कि आपने अपने लिए क्या कमाया, दूसरे को क्या कमाने का मौका दिया। तो देश भर में होने वाले सारे लेन देन को कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी से नापी जाती है देश की अर्थव्यवस्था की हालत। इसीलिए जीडीपी की बढ़ने की रफ्तार या जीडीपी के कम होने की रफ्तार, ये अर्थव्यवस्था के सेहत के अच्छे होने या ख़राब होने का संकेत देते हैं। जून तिमाही, जो वित्त वर्ष 22-23 Q1 FY23, टेक्निकल ज़ुबान में, ज़्यादातर जहां अंग्रेज़ी में आप पढ़ रहे हों, बिज़नेस पेपर्स में पढ़ेंगे या बिज़नेस चैनल्स देखेंगे तो वहां Q1 FY23 लिखा होगा। Q1 ऑफ FY23, फाइनेंशियल ईयर 23। फाइनेंशियल ईयर हमेशा जहां पे ख़त्म होता है उस साल को उस फाइनेंशियल ईयर का नाम दिया जाता है। इसीलिए अब वित्त वर्ष 2023 कहलाएगा। ये हम लोग, हमारी परंपरा में हिंदी में वित्त वर्ष 2022-2023 कहा जाता है। चालू वित्त वर्ष है ये। अप्रैल से लेकर जून के बीच में देश भर में जो कुल मिला के लेन देन, कारोबार या आर्थिक गतिविधि हुई, उसका जोड़ पिछले साल इसी दौर में जो गतिविधि हुई उसके मुकाबले 13.5% बढ़ा है। बहुत अच्छी रफ्तार है। 13.5% डबल डिजिट ग्रोथ की कल्पना इस देश करता रहता है। यहाँ उससे ऊपर है, 13.5% है। इसलिए तमाम लोग खुश हैं। ये साल में, एक साल में, पिछले 12 महीनों में फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ भी है। इस वजह से भी, और क्यों है फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ कि पिछले 12 महीनों में किसी एक क्वार्टर का? क्योंकि पिछले साल, यानी ये 4 क्वार्टर हुए जिनमें ये फास्टेस्ट है, सबसे तेज़ है। उससे पहले जो 5वां क्वार्टर यानी पिछले साल की यही अवधि थी, तब इकॉनमी उसके पिछले साल के मुकाबले 20% से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि बहुत लो बेस इफेक्ट था। उसके ठीक पहले वाले साल में इसी तिमाही में 24% की गिरावट आई थी जीडीपी में। 24% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यानी इकॉनमी लगभग 1/4 हिस्सा सिकुड़ गई थी। वहाँ से वो 20% बढ़ी और वहाँ से अब 13.5% बढ़ी। कुल मिला के आज भी देखें तो 3 साल पहले की हालत से 3.3% ऊपर हैं। यहाँ फिक्र की बात दूसरी भी है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया था कि ये आंकड़ा 16% से ऊपर होना चाहिए। 16% से ऊपर का आंकड़ा, जिसको इस वक्त बेस्ट रन ऑफ द ईयर कहा जा रहा है, ये आंकड़ा इस वक्त भी चिंताजनक है। ये आंकड़ा कतई चिंता को ख़त्म नहीं कर रहा है, कम ज़रूर कर रहा है। ये भी हो सकता था कि ये आंकड़ा भी ना आता, इससे नीचे आता। लेकिन जहां आया है, यहां आकर अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल मैंने आपके सामने रखा कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है वहां भी नहीं पहुंचा है, तो फिर ये खुश होने का कारण कैसे हो सकता है? दूसरा, अगर ग्रोथ के मोर्चे पर तस्वीर अब ठीक होती दिख रही है, कंट्रोल में है, यहाँ पे आप 13.5% पे पहुँच गए हैं। और इसके साथ ही जैसे बड़ी ब्रोकरेज है मॉर्गन स्टैनली, उसका कहना है कि अब भारत की ग्रोथ एवरेज 2022-23 पूरे साल में जब आप जोड़ेंगे तो 7% की एनुअल ग्रोथ दिखाएगा भारत। लेकिन, और ये लगभग 10 साल का बेस्ट रन इसको कहते हैं कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन इसके बावजूद जो भारत जहां देख रहा है, जिस सपने की तरफ बढ़ रहा है, जिसको कहते हैं 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, वहां तो इस रफ्तार से पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये सवाल है। और तात्कालिक सवाल ये है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब इस स्थिति में आ गया है कि वो ग्रोथ की चिंता त्याग दे और सिर्फ महंगाई रोकने पर फोकस करे। महंगाई में कुछ नरमी आती दिख रही है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? और ख़ास तौर पे अभी जब एक बार फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ने के आसार हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, नेचुरल गैस की कमी की वजह से जाड़ों का जो मौसम आता है वो यूरोप में और अमेरिका में, उसमें हीटिंग ऑयल की डिमांड बढ़ जाती है, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है।
ऐसे में दाम बढ़ते हैं, और दाम जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनकी हमेशा ये हालत इच्छा रहती है कि दाम बढ़ाए जाएं। भारत में जो ग्रोथ आई है, एक तरफ कहा जा रहा है सब कुछ खुल गया है कोरोना के बाद, जिस वजह से भी आई है, दूसरी तरफ एक चीज़ कही जा रही है, पेंट अप डिमांड है। पेंट अप डिमांड क्या होती है? पेंट अप डिमांड यानी कि मन में था, खरीदना चाहते थे, इच्छा भी थी, ज़रूरत भी थी, लेकिन मन मार के बैठे हुए थे, किसी तरह अपने को रोक रखा था, जेब में पैसा होने के बावजूद, कि कल पता नहीं क्या हो। अनिश्चितता जो थी वो लोगों को खर्चा नहीं करने दे रही थी, और इस वजह से बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें भी लोगों ने नहीं खरीदी जबकि उन्हें ज़रूरत थी। तो वो ज़रूरतें धीरे धीरे जमा होती जा रही हैं, इकट्ठी होती जा रही हैं, और इसी तरह जो फैक्ट्रियों से माल निकलता है वो बिक नहीं रहा था क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे थे। तो वो सब्र का बांध टूट जाए और अचानक लोग खरीदने निकल पड़े, इसे कहते हैं पेंट अप डिमांड का वापस आना बाजार में। तो एक तरफ ये पेंट अप डिमांड कही जा रही है, लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोरोना की छाया से भारतीय अर्थव्यवस्था या दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाहर आ गई है। उल्टे पश्चिमी देशों का हाल देखें तो वहाँ लगातार मंदी की, रिसेशन की चिंता गहरा रही है, परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे में क्या भारत उससे बचा रहेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, और इसलिए ये आंकड़ा 13.5% का इस वक्त ख़ास उत्साहजनक आंकड़ा नहीं है। इसको देख के आप संतुष्ट हो सकते हैं। अगर आप खुद खुश होना चाहते हैं तो एक बहाना आपको देता है, लेकिन अगर आप बारीकी से इन आंकड़ों को देखेंगे तो ये सेलिब्रेशन का कारण कतई नहीं हो सकते हैं। चिंता का कारण ज़रूर हैं, लेकिन एक तरह की राहत है कि परिस्थितियां शायद इससे और ख़राब हो सकती थी, वहाँ से कुछ बेहतर हैं। लेकिन क्या ये एक ज़बरदस्त आंकड़ा है? तो ये ऐसा ज़बरदस्त आंकड़ा कतई नहीं है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।